नमस्कार दोस्तों। ओनली यूपीसी पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ और आपके लिए एक बार फिर ज्योग्राफी का सेशन लेकर के उपस्थित हूं। तो इंडियन ज्योग्राफी के इस पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह भारत के क्षेत्र में, भारत के खास करके प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में ज़्यादातर पठार के रीजन्स जो पाए जाते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्लास सुबह 11 बजे डेली इसी चैनल पे आपको उपलब्ध करा दिए जाते हैं और इसके अलावा रेगुलरली शाम के 5 बजे आपको करंट अफेयर्स के भी क्लासेस इसी चैनल पे दिए जाते हैं। तो आप लोग सभी क्लासेस को अटेंड करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, आपको और क्या ज़रूरत है। तो और जो भी विद्यार्थी पीडीएफ वगैरह चाहते हैं क्लासेस के, तो आपको इस टेलीग्राम हैंडल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ओनली यूपीसी जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप अपने ऐप में जा कर के ओनली यूपीसी टाइप करके सर्च करें और जो टेलीग्राम चैनल मिलेगा आप उसे ज्वाइन करें। वहीं ये सारे पीडीएफ्स आपको इन क्लासेस के दिए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। पिछली क्लास में हमने देखा था अंडमान निकोबार के जो भी पर्वत थे उनके बारे में हमने पढ़ा था और हमने बहुत अच्छे से देखा था कि अंडमान निकोबार और उसके बाद फिर लक्षद्वीप। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब याद होगा, लक्षद्वीप के कौन कौन से आइलैंड्स हैं और आइलैंड्स के बीच में कौन कौन सी चैनल्स हैं, 11 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री, ये जो चैनल्स हैं। तो ये सभी आपको उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, आपको याद होगा। यहाँ का सबसे बड़ा आइलैंड का नाम भी आपको याद होगा। तो चलिए इन सब चीज़ों से आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे आज कि भारत के क्षेत्र में कहाँ कहाँ कौन कौन से पठार फैले हुए हैं। तो भारत के पठार आप हेडिंग डाल लें अपने नोटबुक में और चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जिस तरह से जब हम भारत के प्रायद्वीपीय भाग जब हम पढ़ना शुरू किए थे तो हमने देखा था कि राजस्थान से किस तरह से फैला हुआ है, राजस्थान से पहाड़ों का विस्तार हमने पढ़ना शुरू किया था यहाँ से, और धीरे धीरे हम लोग इधर की ओर दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू किए और फिर सारे पहाड़ कवर करते हुए उत्तर भारत के हम लोग फिर से पूर्वी भारत की तरफ बढ़े और फिर हमने इधर के सारे पहाड़ कवर किए थे। तो उसी क्रम में हम फिर एक बार चलते हैं आगे और देखेंगे कि पठार कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे, हम राजस्थान के क्षेत्रों में देखेंगे। तो आप अगर मैप में आपके एटलस के इसमें तो दिखाया हुआ नहीं होगा, आप एक ब्लैंक मैप बना लें, एक खाली नक्शा बना लें भारत का, इस तरह का रफ स्केच से। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल इसी तरह का बना लें, या रेडीमेड ऐसे पेज मिलते हैं, ब्लैंक पेज भी मिलते हैं मैप के। आप वो मैप के पेजेस खरीद सकते हैं ताकि उसमें आप हर चीज़ को जो भी आपने पढ़ा है उसको रेखांकित करके, उसको मार्क करके इस तरह के ब्लैंक मैप में आप रिकॉल कर सकें, याद कर सकें। जैसे आपने बहुत सारे पासेज पढ़ा तो आप इन ब्लैंक मैप में, खाली नक्शे में आप कहाँ कहाँ कौन से पासेज पढ़े हैं, उन सब पासेज के नाम आप इसमें दर्शा दर्शा करके आप याद कर सकते हैं। उसी तरह कौन कौन से आपने पहाड़ पढ़े, कौन कौन से माउंटेन रेंजेस पढ़े, कहाँ कहाँ पढ़े, उन सबको भी आप एक खाली नक्शा में दर्शा के आप याद रख सकते हैं। उसी तरह अब हम पठार पढ़ेंगे तो उस पठार को भी आप यहाँ यहाँ ऐसे करके मार्क कर सकते हैं जहाँ जहाँ वो दिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप खाली नक्शे में, कि मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि आप इस तरह से खाली नक्शे को भी यूज करके आप अच्छे से अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि इस नक्शे में आपको राजस्थान के क्षेत्र में कौन सा पठार मिलेगा। तो आप ध्यान देंगे तो आपको लिखा हुआ यहाँ दिखेगा मेवाड़, यही सा दिख रहा है जो मैंने हाईलाइट किया है। तो ये है मेवाड़ का हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ मेवाड़ या मारवाड़,
दोनों में से कुछ भी नाम लिखा हुआ रह सकता है, मारवाड़ या मेवाड़ प्लेट्यू। तो मारवाड़ मेवाड़ प्लेट्यू का स्थान यहाँ है, इस मैप में दिखाया हुआ नहीं है। मेवाड़ प्लेट्यू का स्थान यहाँ पे है, आप यहाँ भी दिखा सकते हैं। तो मैंने ये मैप लाया था क्योंकि इसमें ज़्यादा क्लियरली सब कुछ विजिबल है, लेकिन ये मारवाड़ वाला जो मैप, कुछ स्थान है जो इसमें दिखाए हुए नहीं है। तो आप दोनों को देख करके समझ सकते हैं। अपने कॉपी में राजस्थान के क्षेत्र में आप मार्क कर लें नक्शा बना करके कि मारवाड़ का क्षेत्र या मेवाड़ का क्षेत्र इस इलाके में है। ठीक है। तो मेवाड़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ जानकारियाँ आपको पता होनी चाहिए कि मारवाड़ जो प्लेट्यू है उसको मेवाड़ भी पठार बोला जाता है। तो आप इनमें से नाम कुछ भी बोल सकते हैं। ये ईस्टर्न राजस्थान में, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में है। ये अरावली पर्वत के पश्चिमी क्षेत्र में। आपने पढ़ा था अरावली पर्वत कहाँ है? अरावली पर्वत का भी क्षेत्र यही है। वो गुजरात से, हमने पढ़ा था ना कि अरावली पर्वत गुजरात के क्षेत्रों से स्टार्ट हुआ है, ऐसे फैलते हुए दिल्ली तक गया है। तो राजस्थान के क्षेत्र तो बीच में आएंगे। राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा अरावली का पर्वत था, आपको पता ही होगा। तो देखिए मैं मार्क करने की कोशिश करता हूँ। आप मान लीजिए कि ये अरावली का पर्वत है, ठीक है, गुजरात से लेके दिल्ली तक के क्षेत्रों में फैला हुआ। ज़्यादातर भाग इसका राजस्थान के क्षेत्र में, ठीक है। और इसी के पश्चिम भाग में, इसके पश्चिम भाग में, अरावली के पश्चिम भाग में क्या है? ये मेवाड़ के पठार है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि मेवाड़ के पठार के पूरब में अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के पश्चिम में मेवाड़ के पठार हैं, ठीक है। तो आपको इससे आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे इस तरह से अरावली के पर्वत हैं, उसके पश्चिम में मेवाड़ है, ठीक है। ये मैंने अरावली के पर्वत दिखाए हैं। जो ग्रीन कलर से मार्क है ये मेवाड़ के पठार है, ठीक है। इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। ये समुद्र तल से, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 250 से 500 मीटर तक है। इसकी ऊंचाई काफ़ी है समुद्र तल से, 250 से 500 मीटर तक। और इसका स्लोप किधर है? तो ईस्टवर्ड है, पूरब की ओर स्लोप है इसका। स्लोप क्या होता है? इसका ढाल। जैसे कोई पठार है तो पठार कोई ज़रूरी नहीं है कि पठार बिल्कुल इस तरह से समतल हो। किसी किसी पठार का थोड़ा सा स्लोप होता है, इस तरह का भी हो सकता है। तो अगर इधर पूर्वी क्षेत्र इधर होगा ना, नहीं, इधर तो पश्चिम क्षेत्र होगा, इधर पश्चिम क्षेत्र होगा, इधर पूरब होगा, ठीक है। तो बोला गया है कि इसका जो स्लोप है ये ईस्टवर्ड है। ईस्टवर्ड मतलब पूरब की तरफ है। तो इसका स्लोप ऐसा नहीं है, इसका स्लोप ऐसा बना हुआ है, ठीक है। ये पठार थोड़ा इस तरह का है और पूरब की ओर थोड़ा इसका ढलान ज़्यादा है। फिर देखते हैं ये कैसे बना हुआ है, किन चीज़ों से बना हुआ है। तो आप जानते हैं, आपने पढ़ा था कि ये राजस्थान का इलाका है, तो यहाँ सैंडस्टोन, जो बालू पत्थर होता है, वो प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसी सैंडस्टोन, लाइमस्टोन भी यहाँ मिलता है। लाइमस्टोन से मार्बल्स बनाए जाते हैं। तो राजस्थान तो फेमस है इसके लिए। तो ये सब क्षेत्र इन्हीं सब पत्थरों से मिल करके बना हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि राजस्थान के क्षेत्रों में क्या क्या मिलते हैं। तो सैंडस्टोन प्रचुर मात्रा में मिलेगा और लाइमस्टोन मिलेगा, ठीक है। लाइमस्टोन जितने मिलते हैं वो सब विंध्या पीरियड के रहते हैं, ठीक है। तो लाइमस्टोन और सैंडस्टोन किस क्षेत्र में मिलेगा? राजस्थान के क्षेत्र में मिलेगा। और चंबल के जो ट्रिब्यूटरी है, चंबल की जो सहायक नदियां हैं, उनमें से एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है बनास रिवर। तो बनास रिवर, इसके अलावा और भी नदियां हैं लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। बनास रिवर आपको याद रखना है। जो बनास नदी है ये अरावली पर्वत से निकलती है और फिर चंबल को चली जाती है, चंबल रिवर में जाके मिल जाती है। मान लीजिए कि चंबल रिवर इधर से आ रही है इस तरह से, और ये अरावली पर्वत है। तो अरावली पर्वत से निकल करके
ये जो बनास रिवर आती है ये चंबल नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपको बनास रिवर याद रखना है। खैर कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ज़्यादा फोकस ना करें, आप पठार पे ध्यान दें। हम नदियों के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसके ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में भी, इसकी सहायक नदियों के बारे में विस्तार से चर्चा होगी, तो उस समय आप बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा सब कुछ। अभी फ़िलहाल आप इतना याद रखें कि मारवाड़ प्लेटू कहाँ है, तो ईस्टर्न राजस्थान में है, पूर्वी राजस्थान के पूर्वी हिस्से में है और अरावली के पश्चिम में है, ठीक है। और यहाँ क्या क्या किस तरह के पत्थर पाए जाते हैं, तो सैंडस्टोन और लाइमस्टोन पाए जाते हैं। यहाँ रोलिंग प्लेन होता है। रोलिंग प्लेन किसे कहते हैं आप, ये रोलिंग जो प्लेन होता है, इस तरह का जो मैदानी भूभाग होता है, इस तरह का पठार है, और इसके जो ऊपरी हिस्सा है मैदानी भूभाग हैं। ये जो मैदानी भूभाग हैं ये कैसे हैं, घास के मैदान नहीं है, मैदानी भूभाग हैं, लेकिन भूभाग हैं ये कैसे बने हुए हैं, तो रोलिंग प्लेन है ये रोलिंग मैदानी भूभाग हैं। रोलिंग मैदानी भूभाग कैसे होते हैं, तो इस तरह के आप देख सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, इस तरह का रोलिंग प्लेन होता है, ठीक है। तो इस तरह का मैदानी भूभाग कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ के मेवाड़ के पठार में पाए जाते हैं, ठीक है। मेवाड़ के पठार में इस तरह के मैदानी भूभाग पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेवाड़ के पठार क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड किसे बोल रहे हैं, देखिए इस मैप में आपको दिखाई देगा क्लियरली। यहाँ देखिए मध्य भारत प्लेटू, यहाँ दिख रहा है मध्य भारत प्लेटू, ये जो पिंक कलर का जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये इतना जो हिस्सा है पिंक कलर का, अब तो ग्रीन हो गया, ये पिंक कलर का जो हिस्सा दिखाया हुआ है ये मध्य भारत है, ठीक है, मध्य भारत के पठार हैं। तो हम इनके बारे में अभी पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर मैप में आप दिखाना चाहें तो इस तरह से यहाँ पे मार्क करके दिखा सकते हैं, ये यहाँ के हिस्से में रहेगा, क्या रहेगा, इसका नाम मध्य भारत, हिंदी में ही लिख देता हूँ, मध्य भारत के पठार, ठीक है। हमने इसके पहले यहाँ पे देखा था क्या, ये जो हिस्सा था ये क्या देखा था हमने, ये हमने देखा था मेवाड़ पठार, मेवाड़ भी कहते हैं इसे, मारवाड़ भी कहते हैं, ठीक है, मारवाड़, तो मारवाड़ पठार भी कहते हैं। तो इनमें से कुछ भी नाम याद रखना है आपको। तो मध्य भारत यहाँ पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका लोकेशन यहाँ पे दिखा है, ठीक है, मध्य भारत के पठार। तो मध्य भारत के पठार देखिए, मध्य भारत के पठार, इसको मध्य भारत पठार भी बोला जाता है, तो दोनों एक ही नाम है। ये कहाँ पाया जाता है, तो मारवाड़ के ईस्ट में पाया जाएगा। अब आपको तो पता है कि मारवाड़ कहाँ पे है, तो आप खुद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये मारवाड़ के पठार है। तो इसके पूरब में, पूरब पश्चिम किधर है, ये इधर नॉर्थ है, यानी कि उत्तर है, ठीक है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, यानी कि वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, यानी कि दक्षिण है। तो अब देखिए मारवाड़ के पठार से किधर है, ये मध्य भारत का पठार, तो पूरब डायरेक्शन में है, पूरब डायरेक्शन में, वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये है जो मारवाड़ के पूरब में है। और यहाँ भी रोलिंग प्लेटू है, सैंडस्टोन ज़्यादा यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ भी रोलिंग वाला ही प्लेटू है, मतलब इसी तरह के मैदानी भूभाग मिलेंगे, और क्षेत्र भी कमोबेश वैसा ही है मारवाड़ की तरह ही, यहाँ भी सैंडस्टोन वगैरह मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे घने जंगल होते हैं, मध्य प्रदेश के इलाके में घने जंगल होते हैं, आपको पता है ना, तो मध्य प्रदेश के इलाकों में घने जंगल हैं, आपको पता होना चाहिए। रिवराइन बैडलैंड है यहाँ, रिवराइंस किसे कहते हैं, रिवराइंस होता है जो नदियों के चलने के कारण जो बहुत बीहड़ क्षेत्र बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं ना,
उन गड्ढों वाला क्षेत्र को बोला जाता है रिवराइन, ठीक है। तो नदी जब बहती है तो ज़मीन को काटती हुई जाती है। जब तो चंबल की जो नदी है बहुत खतरनाक उसका बहाव था, तो बहुत ज़मीन को कट कर देती है, कठोर मतलब ज़मीन को काट काट के बहुत चलती है। तो इसकी वजह से जो बैडलैंड्स बने हैं, जो रिवराइन बने हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पाए जाते हैं, सेंट्रल हाईलैंड का पठार वाला हिस्सा। तो देखिए चंबल का जो बीहड़ क्षेत्र है इस तरह का होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये नदियों के धार से इस तरह से पहाड़ ये मिट्टी कट कट जाती है और इस तरह का स्थान बन जाते हैं। आपको इस वाले पिक्चर में क्लियर दिखेगा। इस तरह की भूमि बन जाती है नदियों के कारण। सोचिए नदियों का कितना उत्पात रहता होगा इन क्षेत्रों में। तो ऐसी है चंबल नदी, ठीक है। तो सेंट्रल हाईलैंड का ऐसा इलाका हो जाता है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। मध्य भारत भी कहा जाता है इसे, मध्य भारत के पठार या मध्य भारत के प्लेट्यू। ये मारवाड़ के ईस्ट में पाया जाता है, यानी कि पूरब में। रोलिंग प्लेट्यू है ये, यानी कि ऐसा वाला रोलिंग प्लेट्यू, रोलिंग प्लेन है यहाँ पे इस तरह का। रोलिंग प्लेन किसे कहते हैं? जो थोड़ा उबड़ खाबड़ जैसा रहता है, कहीं ऊंचा रहेगा, कहीं फिर नीचा रहेगा, फिर कहीं ऊंचा रहेगा, फिर कहीं नीचा रहेगा। तो इस तरह के जो भूभाग रहते हैं उसको बोलते हैं रोलिंग प्लेन, ठीक है। मतलब लुढ़कने वाला। आप यहाँ चलेंगे, यहाँ बैठेंगे तो आप लुढ़क के यहाँ आ जाएंगे, यहाँ बैठेंगे लुढ़क के फिर यहाँ आ जाएंगे, तो लुढ़कने वाला है, ठीक है। रोलिंग प्लेन आप इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर चलिए देखते हैं, सेंट्रल हाईलैंड के बाद हम बढ़ेंगे आगे मालवा प्लेटू की तरफ। तो मालवा प्लेटू किधर है? आप मैप में देखें, मालवा प्लेटू ये यहाँ रहा। तो हमने अभी तक पढ़ लिया मेवाड़ प्लेटू, फिर मध्य भारत का पठार, और अब पढ़ रहे हैं मालवा प्लेटू, ठीक है। तो मालवा प्लेटू के क्षेत्र में आप कौन से ये राज्य है, राज्य का अंदाज़ा तो आप लगा सकते हैं, ये मध्य प्रदेश के हिस्से में ही है ना। तो मालवा के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमें? ये ट्रायंगल शेप का है बेसिकली, विंध्या के पहाड़ियों में। तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में यहाँ पे विंध्या रेंजेज हमने पढ़ा था, तो विंध्या रेंजेज आपको याद होगा यहीं पे। तो विंध्या के रेंजेज के ऊपर ये ट्रायंगुलर शेप में है, ऐसा बोला गया। ये ट्रायंगुलर शेप में, ये इस तरह का है, ऐसे त्रिभुजाकार, लगभग त्रिभुजाकार है, एग्जैक्ट त्रिभुज नहीं है। मैं बना के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ऐसा त्रिभुजाकार है लगभग, ठीक है। तो ये मालवा प्लेटू है। ये एक ओर से तो अरावली पर्वत से घिरा हुआ है पश्चिम में, और एक ओर से मध्य भारत के पठार से घिरा हुआ है, और एक ओर से बुंदेलखंड से घिरा हुआ है। तो देख रहे हैं कि चारों तरफ से ये पठार घिरा हुआ है। कैसे? मैप में देखिए, एक ओर से विंध्या पर्वत, ये हो गया अपना विंध्या पर्वत, ये दिख रहा है, ये हो गया अपना विंध्या पर्वत जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ लाल ऑरेंज कलर से। ये हो गया विंध्या पर्वत। तो इधर से विंध्या पर्वत का घेरा हो गया, फिर एक तरफ से अरावली पर्वत का घेरा, ये देखिए इधर का तो अरावली पर्वत का घेरा है, ये अरावली पर्वत है। और एक ओर से ये मध्य भारत का पठार आ जाता है, ये देखिए इधर, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, पिंक कलर से। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये तो मध्य भारत है ना। और बाद में अभी कुछ देर बाद हम और पढ़ने जा रहे हैं, ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा होगा आपको, ये कैसा है? ये देखिए, ये जो हिस्सा है ये बुंदेलखंड का हिस्सा है। तो ये चारों तरफ से ये मालवा प्लेटू है जो घिरा हुआ है, और किस आकार का है? तो त्रिभुजाकार है, लगभग एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन लगभग त्रिभुजाकार है, ठीक है। यहाँ से ऐसे इस तरह से बना हुआ, लगभग त्रिभुजाकार का। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा मालवा प्लेटू।
ठीक है। तो मालवा प्लेटू किस किस से घिरा हुआ है? एक तरफ विंध्या पर्वत से, फिर अरावली पर्वत से, फिर मध्य भारत से, फिर बुंदेलखंड से। अरावली पर्वत किधर मिलेगा आपको? इसके पश्चिम में मिलेगा, पश्चिम में अरावली पर्वत, पश्चिम में विंध्या पर्वत इसके दक्षिण में मिलेगा, इधर विंध्या पर्वत के रेंजेस। ऊपर में कौन था? ऊपर में मध्य भारत था, नॉर्थ में मध्य भारत। और इधर कौन है? तो इधर बुंदेलखंड है। इसके बीच में ये बेचारा ट्रायंगल सा बना हुआ है, ये कौन है? मालवा प्लेटू। ठीक है। अरावली पर्वत, विंध्या पर्वत, बुंदेलखंड प्लेटू, मालवा प्लेट, सॉरी मध्य भारत प्लेटू, तो इनसे घिरा हुआ है। अब ये जो पठार है, यहाँ दो नदियों का सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है ना, दो नदी यहाँ पाई जाती है। कौन कौन? नर्मदा और तापी। तीन है एक्चुअली, नर्मदा, तापी और माही, तीन नदियों का सिस्टम। तो ये तीनों नदियाँ कहाँ जाती है? ये तीनों नदियाँ अरेबियन सी में, अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल में जो जाने वाली नदियाँ वो कौन कौन है? तो चंबल है, बेतवा है, जो कि यमुना को जाकर ज्वाइन कर लेती है और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो आप नदियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे नदी वाले चैप्टर में, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार से। अभी आप ध्यान रखें कि इसका जो पठार है उसका लोकेशन कहाँ है। तो इसका लोकेशन कहाँ पे है हमने बहुत अच्छे से समझा। ये आप फिगर याद रखेंगे तो आपको क्लियर रहेगा। ठीक है। इसके अलावा ये किस तरह के इससे लावा से बना हुआ है, किस तरह की मिट्टी से बना हुआ है? तो मिट्टी देखेंगे तो ये चूँकि यहाँ पे ज्वालामुखी फटा था, ज्वालामुखी की वजह से यहाँ पे ब्लैक सॉइल है। आपने डेक्कन ट्रैप के बारे में हमने क्लास के शुरुआती मतलब सेशंस में बताए थे कि डेक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ था। डेक्कन ट्रैप ये वाला जो हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है, ये डेक्कन ट्रैप का हिस्सा, महाराष्ट्र और गुजरात वाला जो हिस्सा है ये। तो डेक्कन ट्रैप, इसी वजह से यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी का फॉर्मेशन कैसे हुआ था? चूँकि ये डेक्कन ट्रैप कहलाता था। डेक्कन ट्रैप क्या था हमने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, हम फिर से इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम लगेगा उसमें। आपको अगर डेक्कन ट्रैप के बारे में मालूम नहीं है तो आप पिछला क्लास देख सकते हैं। तो इसी कारण यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ लावा फ्लो हुआ था, इसके कारण यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ भी चंबल के रिवराइंस पाए जाएंगे। रिवराइंस अभी हमने दिखाया आपको, जो मिट्टी के बीहड़ क्षेत्र बन जाते हैं। मिट्टी के कटने से, नदियों के कटाव से जो मिट्टी के बीहड़ क्षेत्र बन जाते हैं, गड्ढे उड्ढे बन जाते हैं, इसको कहा जाता है रिवराइन। ठीक है ना। तो हमने देखा था ये रिवाइंस, चंबल के बीहड़ क्षेत्र। ठीक है। तो ये इस तरह के और रोलिंग प्लेटू पाए जाते हैं। तो आपको याद ध्यान क्या रखना है कि चंबल के पठार कैसे कैसे हैं। तो चंबल के पठार इस तरह से घिरे हुए हैं। यहाँ पे मुख्य तौर पर जो नदियाँ पाई जाती हैं, नर्मदा, तापी, माही, और इधर चंबल और बेतवा। ठीक है। और यहाँ कैसी मिट्टी पाई जाएगी? तो ब्लैक मिट्टी पाई जाएगी। और यहाँ पे कैसा प्लेन पाया जाएगा, मैदानी भूभाग कैसा होगा? तो रोलिंग पठार ये है चूँकि, तो रोलिंग पठार में थोड़ा सा मिट्टी उबड़ खाबड़ रहेगा, इस तरह का मिट्टी रहेगा। और क्या कहते हैं, और ज़मीन कैसी रहेगी? कट कुट के कैसे बन जाती है नदियों के कारण, चंबल रिवर के कारण इस तरह की ज़मीन बन जाती है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन समझ आया होगा। और कुछ पठार और भी हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। अभी तो हमने तीन ही चार पठार पढ़ा है, अभी बाकी के भी पठार इसमें जितने सारे हैं हम लोग
पढ़ेंगे आगे के सेशन में, ठीक है। तो आप इस क्लास को, स्लाइड्स को आप अच्छे से पढ़िए, और इसके पीडीएफ्स अगर आपको चाहिए तो इसके पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा, ओनली यूपीएससी के नाम से है। ये जो आपका टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो मेरा नाम है सौरभ, और आपको ये क्लास कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि हम अपने क्लास में और सुधार कर सकें, आपके लिए और क्लास को ज़्यादा उपयोगी बना सकें, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ आज का ये सेशन हम समाप्त करते हैं यहीं पे, और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में बाकी के पठारों के साथ, और उसको हम अगले सेशन में अच्छे से पूरा करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।